अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइनल काउंटडाउन शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। सबसे पहले मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स पाकिस्तान के दिलों की धड़कन है, स्पोर्ट्स पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, स्पोर्ट्स पाकिस्तान के तमाम लोगों को करीब लाने का एक अहम जरिया है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज खेल और मैदान तो हैं, लेकिन हमारे पास वो स्पोर्ट्समैन नहीं है। आज हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं। आज हमारे पास वो तमाम जराए होने के बावजूद भी ग्रेट स्पोर्ट्समैन इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी सामने नजर नहीं आ रहे हैं। आज हम स्पोर्ट्स पे बात करेंगे, और जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इकबाल का शेर याद आता है कि यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फाते आलम जहादे जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। स्पोर्ट्स में कहीं पे भी अगर आप बात करें तो आपको तीनों चीजें रिक्वायर्ड हैं। दुनिया के हर खेल में कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट, सेल्फ बिलीफ। और आज हम इसी सेल्फ बिलीफ पे बात कर रहे हैं। हमने अपने स्टूडियो में वदू किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब अब्दुल वासी हबीब साहब को। बहुत गहरी नजर रखते हैं स्पोर्ट्स पे, और वासी हबीब साहब से हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से इस सेगमेंट में। और क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए। तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से छोटा सा स्टेट्स, इससे पहले कि मैं बात करूं वासी साहब को, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में, और बड़ा क्रेडिट है कि आपने एक ऐसे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया इतने शॉर्ट नोटिस में, फाइनल काउंटडाउन। और आपने अपने इंट्रो में ही जो है ना वो मेन जो मुद्दे की बात थी वो तो कर दी। आप कह गए, सब कुछ कह गए विद इन कपल ऑफ लाइंस। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी मुझे कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी उस तरह से अब दौरे हाजिर में परवान नहीं चढ़ रहे जिस तरह से माजी में चढ़ा करते थे। तो लैकिंग क्या है बॉस? लैकिंग ये है कि यहाँ मैं आपकी सिर्फ एक बात से अर्ली ऑन डिफर कर जाऊंगा कि सिस्टम नहीं बना हुआ। सहूलियात हैं, मरात हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो हर जगह चोक हो रहा है। चाहे वो कोई सा भी मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हम। और नेक नियति का भी जो है इसमें अमल दखल, मुझे लगता है कि नेक नियति कहीं ना कहीं मिसिंग है हमारे सर्किट्स में। और अरबाब इख्तियार से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि जितने भी खेलों के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेपरेट कर दिया जाए। उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को आप सेपरेट कर दें जो बिल्कुल एक प्राइवेट हैसियत में काम करें, उन पर किसी किस्म का शख्सी हुकूमती दबाव ना हो। और उसके बाद आपको खुशामदीद आपने मुझे किया, और उसके बाद बहुत बहुत हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से। तो एक स्मॉल सा स्टैट्स में आपको पेश कर बताता चलूं, और तमाम नाजरीन के लिए भी, कि पाकिस्तान ने अब तक साउथ अफ्रीका के साथ 27 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस में कामयाबी हासिल की है। 16 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को डिफीट हुई है, और 7 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। तो पाकिस्तान का रेशो 1:4 है। पाकिस्तान की ये नाकिस कारकर्दगी, खासतौर पर लास्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया साउथ अफ्रीका ने। आपने देखा तीनों टेस्ट मैचेस, पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने 9 विकेट से शिकस्त दी, दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को उन्होंने जो है दोबारा शिकस्त दी 9 विकेट से, और लास्ट टेस्ट मैच में 107 रन से शिकस्त हुई। तो ये क्या रीजन है पाकिस्तान की? सबसे मैं पहले पूछना चाहूंगा, इसकी रीजन क्या? स्पाइसी पिचेस, या फिर बाउंसी ट्रैक, या फिर पुअर सिलेक्शन है? सर देखें, ये सारी चीज़ों का ना मिक्स बैग है। मैं अब आपको एक बात बताऊं कि ये जो सीरीज़ 2018 की हमने लूज़ की, 2018-19 की, इसमें हमें वाइट वॉश हुआ। तो ज़रा हम शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले लोग होते हैं, हमारी कौम बड़ी जज्बाती सी है। इन 2013 वी हैव अ बेटर साइड, और बेहतरीन टीम थी। मिसबाह हक, यूनिस खान थे, असद और अजहर जो हैं वो दोनों इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जिस शेप में थे उससे बहुत बेहतर शेप में 2013 में थे। वहाँ भी हमें वाइट वॉश हुआ बॉस, और हम 40 ऑड रन्स पर भी हमारी बारी एक दफ़ा सिमटी। और उस बारी में यूनिस खान भी थे, मिसबाह हक भी थे, असद शफीक भी थे, अजहर अली भी थे। तो अब आप मुझे एक बात बता दें, 1997 21 ईयर्स कबल हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में किसी टेस्ट में शिकस्त दी थी। इट वॉज इन डरबन। उसके बाद हमने जो शिकस्त दूसरी, जो साउथ अफ्रीका में 2 ही जीते हैं हमारी, उसके बाद जो दूसरी बड़ी हमने उन्हें शिकस्त दी थी, इट वाज इन आई थिंक 2007। और दोनों बार में आपको जो है ना कोइंसिडेंस बताऊं कि जो हीरो ऑफ द मूवमेंट थे, जो स्टार ऑफ द शो थे, दैट वाज शुएब अख्तर, दी रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो ये अब आप समझे सारे सिलसिले को कि वहां आपको अग्रेसिव आना होता है, 145 प्लस का बॉलर लेके जाना होता है जो अर्ली ऑन किसी भी टॉप ऑर्डर को जो है वो बिखेर सके। आपके पास देखें बैटिंग तो हमारी है ही, हमेशा से जब से पाकिस्तान की क्रिकेट है हमारी बैटिंग जो है तनकीद की जद में ही रही है।
लेकिन मैं आपको आज एक बात क्लियर करता चलूं, दौरे हाजिर में जो हमारा बॉलिंग अटैक है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा फील होता है कोई ऑर्डिनरी सा बॉलिंग अटैक जो है वो बॉल कर रहा हो। अगर हमें 130-135 के बीच में ही बॉलर्स ढूंढने हैं तो वाई नॉट के फिर हम ऑलराउंड क्रिकेटर्स को ही प्रेफर करें कि उनकी यूटिलिटी नीचे बढ़ जाती है। मैं बड़ा शॉक्ड हूं, अब्बास का तो समझ आता है 130, 132, 128, लेकिन उसके अलावा आमिर और हसन अली की इस टाइप की पेस हरगिज भाई एक बात मैं आपसे कहता चलूं कि पाकिस्तान की अगर बॉलिंग को हम उनके साथ कंपेयर करते हैं तो वेरन फिलेंडर, डेल स्टेन, अभी देखिए आप उनके साथ रबाडा और रबाडा के साथ ओलिवर, 4 बॉलर। और अगर हम अपने खिलाड़ियों को देखते हैं, मोहम्मद आमिर, अब्बास, फहीम अशरफ, हसन अली, इन चारों बॉलर्स को अगर कंपैरिजन करते हैं तो 700 प्लस विकेट्स ले चुके हैं। अगर आप देखें साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर, और पाकिस्तान के पास 150 विकेट्स हैं, तो 1:4 का रेशियो अगर आप देखें है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जब सिलेक्शन की जा रही थी तो क्यों नहीं कंसीडर किया गया कि 140, 145 बॉल की स्पीड पे बॉल करने वाले बॉलर्स को टीम में सिलेक्ट किया जाता? आई वाज शॉक्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि आपने वहाब रियाज को यूए की कंडीशंस में लास्ट टाइम अराउंड प्रेफर किया। आप 1 डायमेंशनल बॉलिंग अटैक ही लेके गए। 2-4 किलोमीटर पर आवर की जो रफ्तार होती है, 1.5 माइल की जो रफ्तार का डिफरेंस होता है, वो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, अब आप आ जाएं, क्योंकि ये आज आपका पहला शो है तो मैं भी बड़े दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे। तो मैं आपको ये बात बताऊं आमिर भाई, आपने नाम लिया स्टेन, रबाडा, फिलेंडर और एक नई सेंसेशन, जी हाँ, ओलिवियर। इन चारों का मैं आपको आज डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, बात ये, स्टेन एक आउट स्विंग बॉलर हैं जो कि सीम को लाके हिट करते हैं, एक शेप ही ढूंढते रहते हैं। दौरे हाजिर में उनके पास सिर्फ 140 और एक शेप है। रबाडा इस किस्म का बॉलर है कि जो अर्ली ऑन बॉल को आगे करके ये चेक आउट करता है, बड़ा स्मार्ट थिंकर है कि मेरे लिए विकेट कुछ स्विंग मौजूद है, अगर स्विंग नहीं मौजूद होती तो वो चला जाता है 8 मीटर वाले एरिया में, जस्ट बैक ऑफ अ गुड लेंथ। 8 to 10 मीटर वाले एरिया में वो चला जाता है और वो भी इतना क्विक इनफ है ऑफ द विकेट और लाके सीम को हिट करता है। फिलेंडर की बात आ जाए तो फिलेंडर पेस वगैरह का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, लेकिन एक तो उनका एक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई आर्म एक्शन नहीं है, थोड़ा साइड ऑन होके वो ऐसे हाथ को अपने जर्क देते हैं। तो वो एज कंपेयर टू अदर बॉलर्स ना, बैट्समैन तक ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी उनका बॉल पहुंच रहा है। जैसे कि समटाइम्स स्पिनर्स भी अगर फास्टर रन करते हैं, आपको याद होगा शाहिद आफरीदी किया करते थे, तो बहुत जल्दी बॉल उन तक पहुंचता था। इसके बाद आप आ जाएं जो नई सेंसेशन है ओलिवियर क्या कर रहा है? ओलिवियर जो है एक हिट द डेक सॉर्ट ऑफ बॉलर है जो सारा जोर लगाता है और उसकी नेचुरल लेंथ जो है वो बैक ऑफ द लेंथ है। एक बात मैं इसी बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी ने पाकिस्तान की टीम को मुतासिर किया और पूरी सीरीज में आप उस खौफ की वजह से दीगर बॉलर्स को भी जो मुझे लगा उस तरह से नहीं खेल सकते। भाई एक बात मैं बताना चलूं कि ओलिवियर ने इस सीरीज में 24 टेस्ट विकेट्स हासिल की, 12 विकेट्स ली डेल स्टेन ने और 9 विकेट्स ली रबाडा ने। तकरीबन 45 विकेट्स इन्होंने हासिल की और पाकिस्तान की टीम को टोटली मैं कहता हूं कि उन्हें क्लैप्स हुई पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में देखें तो सिर्फ बाबर आजम ने परफॉर्म किया, 221 रन किए, उसके बाद असद शफीक ने रन किए हैं और एंड में लास्ट टेस्ट में जाके इमामुल हक ने रन किए हैं। अब इमाम पे सिलेक्शन पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तमाम आप मीडिया में देखें, कहीं पे भी देखें, तमाम कोचेस ने, तमाम खिलाड़ियों ने, तमाम लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस के हवाले से। इमामुल हक की परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करते हैं? देखें, आप पहले एक चीज़ क्लियर करें, आपका फर्स्ट शो है ये और माशाल्लाह से हम बहुत मुताद्दिद जगह में और आप एक साथ प्लेटफॉर्म बतौर तज्जियाकार भी शेयर करते हैं। और मैंने पिछले लास्ट मंथ में कम से कम ये 15-16 दिन में प्रोग्राम्स में बैठा हूँ, तो मैंने 15-16 प्रोग्राम्स में एक ही बात की है कि नाउ इट इज़ अ टाइम कि इंज़मामुल हक सोच लें कि उनकी क्रेडिबिलिटी, देखें क्रेडिबिलिटी होती है इनिशियल क्रेडिबिलिटी। आप इस शो को प्रेजेंट करने निकले हैं, ये आपकी इनिशियल क्रेडिबिलिटी है कि यू आर अ वेरी गुड एनालिस्ट। अब इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाएगी। तो इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के आपका काम है, जो आपके जहन में एक वाहिद सवाल होना चाहिए, हाउ टू एनहेंस इट। तो वो इंज़मामुल हक थे, अब अपनी उस क्रेडिबिलिटी को, अब वो क्रिकेटर नहीं है, फॉर्मर कैप्टन नहीं है, उसको हाउ टू एनहेंस इट उन्हें समझना है कि इमाम से बेहतर प्लेयर्स जो है वो मौजूद हैं, टेक्निकली भी उसकी जो खामियां है ना वो सामने आ जाएं। और दूसरी बात, व्हाट आई हैव सीन सो फार,
इमाम इज अ ओवर कॉन्फिडेंट बॉय, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। और मैं बिल्कुल सच्ची बात करता हूं, आपको पता हो मेरे पास ना कोई पर्चा होता है ना कोई पेपर होता है। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका वासे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी एनालिसिस करते हैं वो 100% ट्रू होता है और बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं आपके एनालिसिस के हवाले से। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं कि आबिद अली की जो परफॉर्मेंस है, आबिद अली को अपॉर्चुनिटी फराहम नहीं की गई। आबिद अली के अलावा आप दूसरे बैट्समैन देखें, फखर जमान ने टेस्ट मैच में कोई परफॉर्म नहीं किया। आप देखें कि शान मसूद जो कि बेंच में बैठे रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी जब मिली तो उन्होंने जाके परफॉर्म किया और प्रूव किया कि उनमें टैलेंट है। समी असलम को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में अगर आप देखें तो आज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ही नहीं आपकी खेम में। वही शोएब मलिक को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल गई, दोबारा वापस आ गए। देखें, ऑर्गेनाइज सिलेक्शन की हम बात करते हैं, सिलेक्शन कमेटी की जानिब तो आप चाहे बाद में आइएगा, लेकिन देखें हारिस सोहेल एक मिडिल ऑर्डर बैटर जो है आपका अनफिट हुआ या उसके साथ जो भी इश्यूज थे रूहानियत के, वो अनफिट हुआ तो आपने उससे रिप्लेस किया एक ओपनिंग बैटर को और आपने उसको लाकर खिलाया मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर में। तो शान मसूद को आपने रिप्लेस किया और शान मसूद जो यहाँ ड्रॉप हुआ था टीम से, उसने वाकई मेहनत की। और जो लड़के साहल पसंदी का शिकार है उनको मालूम है कि उनकी प्लेसेस उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखी हैं टीम में। आप किसी को गारंटी नहीं दें बॉस के आप टीम में ऑटोमेटिक हो, तो वो वहां पर तो फिर सेल्फीज ही बनेंगी ना, वो वहां पर परफॉर्मेंस का ग्राफ तो नीचे ही जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मिकी आर्थर की कोचिंग के हवाले से, ग्रांट फ्लेवर की बैटिंग कोच के हवाले से, अजहर महमूद की बॉलिंग कोच के हवाले से, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ भी काफी 10-15 लोग साथ जाते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है, क्या ये पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा कर रहा है या पाकिस्तान की नाकामी का बायस बन रहा है? अच्छा, आपको याद होगा आप और मैं बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है तोपों का रुख है सरफराज अहमद मिकी आर्थर साहब की जानिब, पर जो सबसे अहम पोजीशन है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल जब से मिसबा और यूनिस गए। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके तजुर्बा हमें नजर आता था, इतनी क्रिकेट खेल रखी है, कहीं बाहर भी अच्छा परफॉर्म करते थे। मिसबा ने लॉर्ड्स में 100 किए, इवन उनकी क़यादत में उनके शेडो में जब ये लोग खेलते थे अजहर और असद, तो ये बिल्कुल कंप्लीटली लुक्स डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। अब आप ये देखें कि 2.5 साल से आपकी बैटिंग स्ट्रगल की जा रही है। हर सीरीज के बाद शोर क्या होता है, मिकी आर्थर को हटा दो, सरफराज और आर्थर में रिफ्ट है, सरफराज अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 नहीं खिलाते, तो भाई वेयर इज ग्रांट फ्लावर, वेयर इज ही? मतलब वो क्या कर रहा है हमारी टीम के साथ? From last 3 years he's coaching the team, you know, and the point is that कि my point is very like important in this regard। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है, पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान को वो बैटिंग में खिलाड़ी क्यों नहीं फराहम कर रहा? क्यों हमारे पास कायदन ट्रॉफी है वो खत्म हो गया, आपने देखा वेल्स कप होता था वो खत्म हो गया है, आजकल नेशनल ओडीआई रह गई है। हमारी टीम के लड़कों के नाम लीजिए जी जो खेले हैं अभी टेस्ट सीरीज। फखर जमान, इमामुल हक जो है, हारिस सोहेल तो नहीं, यहाँ रुक जाइए, यहाँ यहीं रुक जाइए, ये यहीं रुक जाइए। फखर जमान और इमामुल हक ये दोनों टेस्ट में ओपनिंग कर रहे थे जी गालिबन। जी हाँ, अब वो लड़के जो नजरअंदाज कर दिए गए डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स, खुर्रम मंजूर, आबिद अली, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ये दोनों नाम आपको लॉन्गर फॉर्मेट के लिए इन दो नामों से बेहतर नहीं लग रहे? बेहतर, 100% बेहतर लग रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहतर। 2 बार खुर्रम ने लास्ट सीजन में भी कायदे आज़म ट्रॉफी में उसने तकरीबन डबल सेंचुरी के वो करीब पहुंचा और अनलकी रहा। उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आ जाएं, हारिस सोहेल जिसके साथ हर दूसरी सीरीज में कोई ना कोई मसला है, तो उनको पहले आप घर भेजिए। फिटनेस प्रॉब्लम है, रूहानी प्रॉब्लम है, रिहैब कराइए आप उनको और भी मसाइल हैं। आप रिहेबिलिटेशन के बाद फिर उनको पुट इन द टीम ना। आप डायरेक्ट किसी को इतनी बड़ी क्रिकेट में नहीं डाल देते बॉस। अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है तो आप उसको एकदम से इंडक्ट नहीं कर देते। देखें, एक पैमाना होता है ना, हर इंसान अपने अपने हिसाब से बात करता है। मैं और आप यहाँ बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट इंपैक्ट छोड़ेगा, कोई और यहाँ बैठकर प्रोग्राम करता है वो एक डिफरेंट इंपैक्ट छोड़ेगा। व्यूअर्स खुद फैसला कर लेते हैं कि किस तरह से कौन लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, कौन बायस है कौन नहीं है। सरफराज अहमद की क़यादत, मिकी आर्थर की कोचिंग, ये है ही टोटल कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन। वजह बता दूं, दोनों ही जज्बाती कैरेक्टर्स हैं। सरफराज अब तक हथियार डालते आए, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो भी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सवाल के जवाब में जो है थोड़ा सा एटीट्यूड जब उन्होंने सर उठाने की कोशिश की है, मैंने देखा है मिकी आर्थर उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, कमजोर, और वो टीम पे असरअंदाज होता है, कमजोर होते जा रहे हैं मिकी आर्थर। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में देखें, आप पिछले 3 सीरीज देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 2-1 से पाकिस्तान बिल्कुल एक टेस्ट जीत रहा था, लेकिन लास्ट टाइम पाकिस्तान वो सीरीज हार गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने लास्ट सीरीज जो यूई कंडीशन में हुई पाकिस्तान ने जीती। अब
नेक्स्ट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान, और इम्तिहान ये है कि वनडे सीरीज कल से होने जा रही है ओडीआई। तो ओडीआई में आप जो चेंजेस आई हैं, क्या वो आप उससे मुतमईन हैं, या आप समझते हैं कि वी कैन हैव इट बेटर ऑप्शंस और बेटर प्लेयर्स अवेलेबल थे हमारे पास? डेफिनेटली आपने टेस्ट क्रिकेट का जो सीरीज का मिजाज देख लिया था साउथ अफ्रीका में। अभी तो आप भूल जाएं कि इस मामले में आप कहते हैं कि फॉरगेट अबाउट द पास्ट, व्हाट वाज हैपेंड। अब आप करंट सिनेरियो में देखते हैं कि आपके बैटर्स को तंग किसने किया वहाँ, बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज ने, ओलिवियर ने। तो अब आपके जो आज भी डोमेस्टिक सर्किट्स में जो है वो एक बॉलर मौजूद है जिसका नाम है वहाब रियाज। आपने उसको 7 साल 7.5 साल तक बॉलर बनाने की बहुत जिद्दोजहद की, लाइकिंग में था आपकी, नहीं बन पाया। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता दूं, एक बॉलर वो होता है जो विकेट टेकर होता है, एक बॉलर वो होता है जो विकेट ना भी ले तो वो बैटर्स को अनसेटल करता है। अदर एंड पे एक नॉर्मल मीडियोकर जो है हार्श वर्ड हो जाएगा, एक नॉर्मल स्पीड का जो बॉलर होता है जिसे हम फास्ट मीडियम नहीं मीडियम फास्ट कहते हैं, तो वो मीडियम फास्ट बॉलर जो है फहीम अशरफ टाइप, उसको फायदा दे जाता है अगर अदर एंड से वहाब रियाज की जो जेन्युइन पेस आती है ना 143, 144, 145 प्लस और बैक ऑफ द लेंथ, तो उन्होंने ओलिवियर को वो दे आर स्मार्ट इनफ पीपल, उन्होंने आपने देखा मार्क राम इतना जबरदस्त प्लेयर है, वो प्रूवन प्लेयर है, जितना भी उसकी शॉर्ट बर्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में, उसने फर्स्ट टेस्ट के फेलियर के बाद अपना स्टांस चेंज किया, थोड़ा सा उसने बॉडी को खोला। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी माजी में भी कि बॉल अब्बास का जो है इन स्विंग छोटा स्विंग है, अब्बास का बड़ा स्विंग नहीं है, छोटा ही अंदर होता है और बाहर अवे स्विंग इतना पक्का नहीं है आज भी मोहम्मद अब्बास का। वो जो छोटा स्विंग अंदर हो रहा है, आप उसको देखिए कि अगर आप अपने ये लेग खोल लेते हैं थोड़ा सा तो आपका बल्ला बंद होना खत्म हो जाएगा और आप इसको स्ट्रेट खेलेंगे। तो बैट जो होता है उसकी चौड़ाई जो होती है वो इतनी होती है कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, आप झेल जाएंगे। वासे भाई बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने इनसाइड इन स्विंगर के हवाले से किस तरह से इसको खेलना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इरफान जैसे फास्ट बॉलर को आपने इग्नोर किया, आपने वहाब रियाज को इग्नोर किया, आपने सुहेल खान को। अगर आप देखें सुहेल खान और वहाब रियाज तो मिकी आर्थर की कॉन्ट्रैक्ट की वजह से टीम में ना आ सके। तो पहले उनकी पसंद में थे जी और सुहेल नहीं थे। अच्छा देखिए, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आ गया था और मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात पर इसलिए आया था कि इरफान की फिटनेस जब सुहेल खान ड्रॉप हुए थे बहुत ज्यादती थी, लेकिन दौरे हाजिर में इरफान और सुहेल खान की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। इरफान वॉज स्ट्रगलिंग इवन इन T10 लीग जो रिसेंटली हेल्ड इन शारजा, तो मैंने वहां भी देखा कि इरफान 2 ओवर्स में भी स्ट्रगल कर रहे थे, उनका एक फ्लो नहीं बन रहा था, रिदम नहीं बन रहा था। लेकिन जी हाँ, रिकॉर्ड अच्छा है। क्विंटन डिकॉक, हाशिम आमला थोड़ा सा सोचते हैं उनकी हाइट की वजह से, लेकिन यह है कि फिटनेस के तकाजों पर भी पूरा उतरना जरूरी है। लेकिन हाँ, एक सवाल आपका इस एंगल से देखें तो जायज भी है कि आपने दौरे हाजिर में जो मौजूदा टीम है उसके फिटनेस टेस्ट कहाँ लिए। एक दौर में तो आपने कैरेबियन प्रीमियर लीग से बुला लिया था जब तक मिकी आर्थर इनसिक्योर थे अपनी प्लेस के हवाले से, उसके बाद उनको एक सिग्नेचर परवाना दे दिया गया कि आप इस टीम की कमान है आपके पास वर्ल्ड कप 2019 तक। अब वो रिलैक्स हो गए, अब ना कोई फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, कहीं ऐसा लगता है कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। लेकिन देखें, डेंट लग रहा है आपकी क्रिकेट को। यही 25-30 लड़के आपके सिस्टम में नजर आते हैं, नए लड़कों को आप ला नहीं रहे। मैं मुताद्दिद प्लेटफॉर्म्स पर ये कहता चला आ रहा था, ये आखिरी आवाजें हैं जो फवाद आलम साहब के लिए भी उठ रही हैं। अगर नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी जगह, अब आबिद अली आ गए, उस्मान सलाउद्दीन का किस्सा रीओपन हो गया क्योंकि आपने उन्हें एक मैच खिलाकर फिर साइडलाइन कर दिया। उसके बाद आप देखें तो अब बड़े जबरदस्त टैलेंटेड प्लेयर्स आ रहे हैं। साद अली है, एक लड़का मोहम्मद साद है लाहौर रीजन का, बड़ा क्लास प्लेयर है। रन उसने 7 से थोड़े कम किए लेकिन वो भी बहुत कमाल का प्लेयर है। अभी आप मैं कहना चाहता हूं कि अकमल ब्रादरन क्या दोबारा टीम में वापसी हो सकती है उनकी? उमर अकमल को तो इश्यूज थे, फिर उमर अकमल के बाद अहमद शहजाद भी के साथ डोप टेस्ट का इशू रहा। उसके बाद कामरान अकमल ने हालांकि पीएसएल में बेहतरीन परफॉर्म किया, 939 रन किए, बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे पीएसएल के, लेकिन ही इज नॉट गेटिंग नाउ अपॉर्चुनिटी टू कम बैक इन द साइड। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, ऑल्दो दे आर परफॉर्मिंग मोर देन लाइक बेटर देन द अदर प्लेयर्स। पहले ये वाली लाइन कह दूं आपसे कि कामरान अकमल मेरी बहुत लाइकिंग में रहे हैं एज अ बैटर, बड़े दिलेर किस्म के बैट्समैन थे। ठीक है, 26 की एवरेज पर फिनिश हुआ है उनका करियर, अब तक जितनी क्रिकेट उन्होंने खेली है 26.05 होगा आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ ओडीआई क्रिकेट में। तो बात यह है कि मौजूदा कायद सरफराज अहमद जो हैं 33 की ओडीआई एवरेज, 37-38 की टेस्ट एवरेज पर तनकीद की जद में हैं, अब तक 95-100 के करीब मैचेस खेल चुके हैं। और कामरान अकमल जो 157 मैचेस खेल चुके हैं और 26 की एवरेज पर उनकी डिमांड की जाती है फॉर हिज कमबैक।
तो बड़ा ऑर्डिनरी सा लग रहा है। सही है जी, आप समझ गए ना, मैं तो प्रूफ करता हूं दलील से। आसिफ भाई एक चीज, कामरान अकमल के लिए बिग नो है दौरे हाजिर में। और कामरान भाई अगर रात को ये शो हमारा आज अभी शो देख रहे हो, इतनी लेट नाइट हो गई है इस वक्त, तो वो हो सकता है मुझसे नाराज भी हो जाएं पर्सनली, लेकिन बात ये है कि जो हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, सच आपको पता है जिम्मेदारी होती है। भाई एक बात सर, फॉर दिस एज 38+ एज पर जो उनके रिफ्लेक्सेस मैं देख रहा हूँ ना, क्योंकि अब उनसे बॉल भी जो है लेट जज हो रही है, मे बी कि वो स्लोएस्ट ट्रैक्स पर पीएसएल में ऑर्डिनरी बॉलर्स के खिलाफ 1-2 और अच्छी इनिंग्स खेल लें, लेकिन सर उनकी फिटनेस के पैमाने पर अब सवालिया निशान है। इस बात को समझिए। उमर अकमल के लिए मैं यहाँ पॉजिटिव बात बता दूं, स्टिल आप जो मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, अब तक आपको कोई आंसर नहीं मिला, कोई सलूशन नहीं मिला। आसिफ अली को बहुत कुछ प्रूव करना, और मुझे लगता है ये सीरीज जो है ऑनगोइंग 5 ODI की, ये फैसला कर देगी आसिफ अली के भी फ्यूचर। लेकिन एक बात मैं कहता चलूं कि शोएब मकसूद, उमर अकमल, ये वो टैलेंट और वो ब्रांड था कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस फ्यूचर में दे सकते थे, लेकिन मैं देखता हूं कि वो अब आगे फ्यूचर में नजर नहीं आता, कहीं उनकी अपॉर्चुनिटी नजर नहीं। आसिफ को आपने 2-3 सीरीज में अपने साथ रखा और आसिफ को दोबारा ड्रॉप कर दिया। अब देखें हुसैन तलत को दोबारा टीम में वापस ले आए आप। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सिलेक्शन किस क्राइटेरिया पे की जा रही है और किस तरह से प्लेयर सस्टेन कर रहे हैं, एंड हाउ दे आर परफॉर्म, किस परफॉर्मेंस और क्या जाविया है परफॉर्मेंस का, जिसकी तवज्जो से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आमिर साहब कि आप कहीं ना कहीं जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं वहां से एक आधा प्लेयर अकोमोडेट कर रहे हैं नेशनल टीम में। अच्छा, ऐसा होना गलत नहीं है। मैं एक चीज़ और भी क्लियर करूं, क्योंकि देखें प्रोफेशनलिज्म है, अब हर चीज़ जो है कॉर्पोरेट है, तो आप इसको अगर इस टर्म में भी ले लें, लेकिन उस प्लेयर की क्वालिटी तो लें। हर टीम में मौजूद हैं क्वालिटी प्लेयर्स। शोएब मकसूद की आपने बात की, देखिए शोएब मकसूद आज इस टीम में नहीं है और आसिफ अली आता है, टीम में उसका आना जाना चलता है, तो ये शोएब मकसूद साहब की अपनी नाअहली है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। पर व्हाट आई हैव सीन ऑफ शोएब मकसूद सो फार, उसने अपनी स्पिन की वीकनेस पे जर्रा बराबर भी काम नहीं किया। इवन जिस 88 रन की इनिंग की वजह से शोर मच गया था ना कि ये न्यूजीलैंड वाले ओडीआई स्क्वाड में आ जाएंगे, उस इनिंग में भी शोएब मकसूद शादाब खान के अगेंस्ट कोई बाउंड्री हासिल नहीं कर सके, और दैट वाज शॉकिंग एज वेल कि जहां वो सुहेल तनवीर और दीगर पेसर्स को सामने बड़े आराम से ऑन दी अब भी छक्के लगा रहे थे। तो बस यही समझ लें, एक लड़का अपनी पीक पर है, प्राइम फॉर्म में है, लेकिन वो उस फॉर्म में भी एक अच्छे वर्ल्ड क्लास तो नहीं कहूंगा मैं शादाब खान को, एक अच्छे टेक्निकली साउंड और अच्छे स्पिनर जो ओडीआई क्रिकेट आलमी मेयार के स्पिनर को टैकल नहीं लेकिन कर पा वासिफ भाई एक देखें आप बात सबसे इंपॉर्टेंट कि इस पीएसएल की अगर आप बात करें, फ्रेंचाइज की बात कर रहे थे, इन्हीं फ्रेंचाइज ने हमें शादाब खान दिया, इसी फ्रेंचाइज ने हमें हसन अली दिया, इन्हीं फ्रेंचाइज से फहीम अशरफ पाकिस्तान की टीम में आए और पाकिस्तान की टीम ने बेहतर परफॉर्म किया और आईसीसी आपने देखे ओडीआई चैंपियनशिप भी जीती। तो पाकिस्तान की इस फ्रेंचाइज पीएसएल से हमें बेहतरीन टैलेंट मिला। ये इन्हीं फ्रेंचाइजेस ने आपको वो लड़के दिए, फ्रेंचाइजेस का वर्ड अब खत्म हो जाएगा, ये लास्ट लाइन थी आपका, लास्ट क्वेश्चन था उसमें फ्रेंचाइज थी, अब फ्रेंचाइज नहीं है। अब आ जाए पाकिस्तान सुपर लीग T20 क्रिकेट। इस T20 क्रिकेट ने आपको वो लड़के दिए कि जिन्होंने पिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म किया, यंग थे, एनर्जेटिक थे, इनको लोगों ने देखा हुआ नहीं था। अब ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ कि वीडियोस हैं, एनालिस्ट है, आई थिंक पाकिस्तान के एनालिस्ट की तरह तो कोई भी नहीं होता कि एक एरिया में कोई बॉल कर रहा हो और फिर भी प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो ये वो एनर्जेटिक लोग हैं, इनके पास बड़े प्रोफेशनल होते हैं, ट्रू प्रोफेशनल्स होते हैं, आपको मालूम है, ये होमवर्क करते हैं। अब ये सब सॉर्ट आउट हो गए हैं आलमी क्रिकेट में, इवन हसन अली ऑल्सो सॉर्ट आउट कर लिया गया है, क्योंकि मैं अब भी ये कहता हूं फखर जमान और हसन अली को टेस्ट, अब तो टेस्ट है ही नहीं, लेकिन ये जो सीरीज है ना, इससे फखर जमान को डेंट लगा है बॉस, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। एशिया कप और उसके बाद बैक टू बैक 2 बड़ी सीरीजेस जो आई आपकी, ये जो टेस्ट सीरीज, इसमें फेलियर ने फखर को बहुत लेट डाउन कर दिया है। आई स्टिल बिलीव कि ओडीआई क्रिकेट में इन इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप में हसन अली और फखर जमान आपके ऐसे 2 प्लेयर्स हैं जो अपोजिशन के लिए स्टिल दी बिगेस्ट थ्रेट होंगे, क्योंकि फखर जिस दिन 70-80 करेगा ना ऊपर से, तो पाकिस्तान के बॉलर जो रन मांगते हैं वो करीब करीब उन्हें मिल जाएंगे। असल में बात यह है वासिफ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फखर जमान जो रन्स करते हैं वो बहुत कम बॉल्स पे, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है, स्ट्राइक रेट बेटर देन एनी अदर प्लेयर्स। आप उनको कंपेयर करें तो दुनिया के बेहतरीन जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन से आप कंपेयर कर सकते हैं। फखर जमान के अलावा अगर आप बात करते हैं हमारे दूसरे बैट्समैन की, असद शफीक की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत बड़ा इशू है, तो हम इस पे बात करते हैं। इस वक्त प्रोग्राम में एक स्मॉल शॉर्ट ब्रेक है,
So don't go away. We will drive back. Take a break. वेलकम बैक टू फाइनल काउंटडाउन शो। हम बात कर रहे थे पहले 2 सेगमेंट्स में क्रिकेट के हवाले से। अब हम बात करेंगे 2 सितारों से। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो आज हमारे पास 2 टैलेंटेड बच्चियां पाकिस्तान का जिन्होंने नाम रोशन किया है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं माहूर जो कि पाकिस्तान बैडमिंटन चैंपियन हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं राबिया शहजाद जो कि वेट लिफ्टिंग चैंपियन हैं। तो सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में। माहूर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। राबिया, माहूर और राबिया ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और सबसे बड़ी बात है कि शहजाद साहब के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इनकी दोनों बेटियों ने पाकिस्तान के लिए जो है पाकिस्तान की चैंपियंस हैं। तो माहूर, आप बैडमिंटन में किस तरह से आई? मैं तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताना पसंद करेंगे। जी, मेरे क्योंकि फादर हैं वो खुद ही एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उन्हें शुरू से स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक़ था। तो जब वो शुरू में एक्सरसाइज करते थे तो हम लोग भी उनके साथ एक्सरसाइज करते थे। फिर 11 साल की उम्र में स्ट्रीट्स में सिर्फ ऐसे ही फॉर फन बैडमिंटन खेलती थी मैं। उसके बाद फिर 12 ईयर्स में पापा ने क्लब में मेंबरशिप ले ली, सनसेट क्लब में, तो वहाँ पे बैडमिंटन खेलना शुरू किया। वहाँ पे सुबह में पापा खिलाते थे, शाम में इफ्तिखार अंकल, अली मेहदी, इमरान अंकल से मैं कोचिंग लेती थी। इसी तरह फिर जब 13 ईयर्स की हुई तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अंडर 19 का टाइटल विन कर लिया था। फिर तब से फिर टूर्नामेंट्स चलते रहे, मैं पार्टिसिपेट करती रही, और फिर आज मैं इधर हूँ। घर में बहुत स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट होगा आपका, वालिद साहब की बड़ी रहनुमाई है, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली देखा गया है कि स्पोर्ट्स की तरफ तो बच्चों को आने नहीं दिया जाता, और खासतौर पे बच्चियों को तो बहुत ही कम मौके मिलते हैं। तो राबिया, आप क्या समझती हैं? और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपको रेसलिंग का बहुत शौक था। पाकिस्तान में रेसलिंग तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर किस तरह के तरीके से आप वेट लिफ्टिंग की तरफ आई? सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल स्पोर्ट्स का ही शौक नहीं था। जब मैं इनको देखा करती थी, मेरी दोनों बहनें बैडमिंटन खेला करती थी, तो मैं बैठ के इनकी स्कोरिंग करती थी या कोल्ड ड्रिंक्स पीती थी। मुझे बिल्कुल भी स्पोर्ट्स का शौक नहीं था। तो ये तो प्रेशर था जो फैमिली में एक बिल्ड हुआ जब ये माहूर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाके पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही थी एंड बहुत ज़्यादा टाइटल्स विन कर रही थी। तो उसकी वजह से एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा एक्सेल कर रही है स्पोर्ट्स में, एंड मैं अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया अचीव। तो फिर वो प्रेशर था। उसके बाद मैंने पहले तो कार्डियो स्पोर्ट्स करती थी, लेकिन वो उसी वक्त मैं अपने पापा के साथ रेसलिंग करती थी, और वो सही का मुझे मज़ा आता था। वो तो मुझे आप कभी भी करवा लें तो आई वॉज ऑलवेज रेडी फॉर दैट। तो बाकी जो दूसरी ट्रेनिंग होती थी अपनी, जैसे स्विमिंग की हो गई या एथलेटिक्स या रोइंग, जो मैं स्पोर्ट्स कर रही थी उस वक्त, मेरा उनका ट्रेनिंग का बिल्कुल मूड नहीं होता था। लेकिन रेसलिंग का मुझे आज भी बहुत ज्यादा शौक है। मैंने सुना कि मार धाड़ का आपको बहुत शौक था, और आपने 3-4 लड़कों की पिटाई भी लगाई है। बचपन से ये शौक था, मैं नर्सरी से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। फिर स्कूल में भी यही मैं काम करती आई हूँ, फिर पापा के साथ भी रेसलिंग करती आई हूँ। अभी भी हम लोग रेसलिंग अगर हमें मौका मिले हम ज़रूर करते हैं। बिल्कुल। तो वेट लिफ्टिंग के हवाले से माहूर, मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी रैंकिंग के हवाले से वर्ल्ड रैंकिंग में आपका कौन सा नंबर है? मेरा लास्ट वीक 192 में आई थी मैं, लेकिन आजकल मेरी रैंकिंग 204 पे है, और वो इसलिए क्योंकि जो मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2017 खेला था और वेल्स इंटरनेशनल 2017 खेला था, उनके पॉइंट्स पीछे से निकल गए। तो जाहिर सी बात है उसके निकलने की वजह से मेरी रैंकिंग आजकल 204 है। अगर मैं और मज़ीद टूर्नामेंट्स खेलूँगी तो ये रैंकिंग 192 जो पहले बेस्ट रह चुकी है उससे और बेहतर भी हो सकती है, और इंशाल्लाह मेरा यही एम है कि मैं वर्ल्ड टॉप 70 में आऊँ ताकि मैं ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकूँ। ओलंपिक्स में आपके क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान के हवाले से? 70s में आप आ सकती हैं पाकिस्तान के लिए? अगर मुझे डिफरेंट कंपटीशन आप खेलती हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन में एक्यूरेसी और स्पीड। तो एक्यूरेसी स्पीड के हवाले से आपने कुछ काम किया है इस पर? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करी कि मैं जो अपने शॉट्स हैं वो एक्यूरेट और बिल्कुल लाइन के पास खेलूं ताकि मेरे ओपोनेंट को खेलते हुए जब वो पॉइंट्स मेरे पिक करे तो उसको मुश्किल हो और मैं इसी तरह आसानी से पॉइंट्स स्कोर कर लूं। तो मैं अपनी एक्यूरेसी पे काम कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है ये स्पीड। जितना जल्दी आप शटल को ऊपर से पकड़ोगे उतना आपके ओपोनेंट को कम टाइम मिलेगा, तो उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। और जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं और हम में यही फ़र्क है कि वो लोग स्पीड से खेलते हैं, वो लोग ऊपर से शटल पकड़ते हैं। शटल तो हम लोग भी उठा लेते हैं लेकिन हम लोग नीचे से उठाते हैं और वो उतना ही उसको ऊपर से करते हैं।
तो इस पे भी मैं काम कर रही हूँ। राबिया, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने इस लास्ट ईयर 2018 में 2 बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें आप दुबई में भी गई और दुबई के बाद आपने सेकंड कंपटीशन जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। दुबई में मेरा ख्याल आपकी सेकंड पोजीशन थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन मुकाबलों में आप क्या महसूस करती हैं, क्या आप एक्सपीरियंस था वहाँ पे? दोनों ही मेरे पहले मुकाबले थे इंटरनेशनल। पहला जो था दुबई में वो पावर लिफ्टिंग का इवेंट था, वो भी पहला इंटरनेशनल था। उसके बाद दूसरा ऑस्ट्रेलिया में वेट लिफ्टिंग कंपटीशन था। बिकॉज वेट लिफ्टिंग में जो लिफ्ट्स होती हैं, क्लीन एंड जर्क एंड स्नैच, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती हैं, तो वो उसका एक पहला कंपटीशन होना वो ज़्यादा एक मेरे ऊपर वो था, ज़्यादा मेरे लिए टफ चीज़ थी बनिस्बत वो दुबई वाले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें गोल्ड मिल गया एंड दूसरे में सिल्वर था, तो इट वाज अ गुड ईयर ओवरऑल। वंडरफुल परफॉर्मेंस एज फार एज लाइक एक पाकिस्तानी बच्चे के हवाले से कंसर्न है, बहुत बड़ा एक कमेंडेबल मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस है। माहूर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप डाइट के हवाले से क्या प्लान है आपका? माशाल्लाह से आप डाइटिंग में, मैंने जानता हूँ कि आपने डाइटिंग पे भी काफ़ी कंसीडर करती हैं, साथ साथ आप जो हैं उसके अलावा वर्कआउट भी करती हैं, तो क्या आपका डाइट प्लान है? एज सच मेरा कोई खास कोई डाइट प्लान नहीं है, या मैं कोई अपनी डाइट को इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। मैं नॉर्मल जो लोग खाते हैं वही खाती हूँ, चावल खा लिए, रोटी सालन, ये चीज़ें खाती हूँ। सुबह में ये है कि मैं बॉयल एग लेती हूँ और फ्रेश जूस पीती हूँ और नट्स ज़रूर लेती हूँ, तो बस ये है। इसके अलावा और फ्रूट चाट जो है वो जो नॉर्मल लोग वो भी खाते हैं, बस मेरी एज सच कोई स्पेशल डाइट नहीं है। राबिया, आप मैं जानना चाहता हूँ कि जो नई बच्चियाँ आ रही हैं, अगर वेट लिफ्टिंग में आती है, वेट लिफ्टिंग तो बिल्कुल ही जिससे मैं समझता हूँ ऑड है, बहुत लोग समझते हैं कि वेट लिफ्टिंग में और वो भी लड़की, तो क्या आप राय देना चाहेंगी, आपकी क्या सजेशंस हैं कि वेट लिफ्टिंग में अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी बच्चियों के लिए कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें? जब बच्चियाँ आएंगी तो ऑब्वियसली एक जब ज़्यादा एक पूल क्रिएट होगा लोगों का, तो फिर ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होंगे। अभी हमारे पास हार्डली कोई कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। अगर हम पंजाब साइड पे देखें, आपको फिर भी वेट लिफ्टर्स मिलेंगी, वुमेन वेट लिफ्टर्स, लेकिन कराची साइड या सिंध साइड की तरफ अभी तक सिर्फ आई गेस मैं ही हूँ वेट लिफ्टर, वुमेन वेट लिफ्टर। तो अगर ज़्यादा बच्चियाँ आएंगी तो फिर हम एक विद इन सिंध या विद इन कराची लेवल के ऊपर कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे और जब कंपटीशन होता है तो फिर आपका ऑटोमेटिकली लेवल इंप्रूव होता है। जब आपका लेवल इंप्रूव होगा तो आप इंटरनेशनली भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो गवर्नमेंट और फेडरेशन आपको कोई सपोर्ट करती है इस हवाले से, या आप पर्सनल खुद अपने ओन पे ये तमाम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं? अभी जो 2 लास्ट कॉम्पिटिशन थे वो मैंने सेल्फ फाइनेंस के ऊपर ही खेले थे। उसके बाद जीतने के बाद गवर्नमेंट ने कोई ना ही तो कोई रिकग्नाइज किया, ना ही कोई अप्रिशिएशन हुई। जहाँ तक फेडरेशन की बात है तो आई गेस फेडरेशन को अपने मसाइल हैं कि फंड्स के इश्यूज सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन को हो रहे हैं इस वक्त। तो वैसे अभी तक मेरी जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसके साथ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आई होप कि जब फ्यूचर में मैं उनसे रब्ता करूँ तो डेफिनेटली आई गेस दे विल हेल्प मी आउट। और आप माहूर क्या कहना चाहेंगी बच्चियों को जो बैडमिंटन में आ रही हैं? आपका तो मुकाबला नॉर्मली पलवशा से ही होता है फाइनल में, तो पलवशा के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आई हैं, लेकिन मैं जानना ही चाहता हूं कि आप क्या कहेंगी कि जो बच्चियां बैडमिंटन में आ रही हैं वो कहां पर ट्रेनिंग हासिल करें और क्या मौके हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैरियर है इसमें या नहीं है? मुझे खुद ट्रेनिंग करते हुए कराची में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोचेज़ हैं 2-3 हैं लिमिटेड, और उसके अलावा कोचेज़ नहीं है, खेलने को जगह नहीं है। एक प्राइवेट क्लब में कोचिंग करती हूँ मैं, क्रीक क्लब और सनसेट क्लब में, वहाँ पे भी इशू होता है कि इस अमाउंट के लिए मतलब 2 घंटे खेल सकती हूँ, उसके अलावा नहीं खेल सकती क्योंकि और मेंबर्स ने भी खेलना होता है। तो मुझे खुद ट्रेनिंग के लिए बहुत परेशानी हो रही है। बाकी लोगों का मैं खुद उनको नहीं बता सकती कि वो लोग ट्रेनिंग कहाँ कर सकते हैं। सिर्फ एक पब्लिक फैसिलिटी है नेशनल कोचिंग सेंटर में, वहाँ पे खेल सकते हैं। बाकी कोचेज़ को भी ऐसा है कि आपको खुद पकड़ना पड़ता है कि भाई हमें खिला दें, और कोचेज़ भी छुट्टी करते हैं और आपको कहते हैं नहीं प्लीज़ हमें खिला दें। तो ये हालात हैं कराची में। तो बैडमिंटन का मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप, फ्यूचर इसका? अगर ऐसे ही हालात रहे कि हमारे पास कोचेज़ नहीं आए, हमारे पास एकेडमीज नहीं बनेंगी, तो पाकिस्तान कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। क्योंकि आप देख लें प्लेयर्स तो अपना ओन पे, और भी लोग होंगे मेरी तरह जो कुछ करना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर जब हमें खेलने को कोच होंगे नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, हमारे पास कोचेज़ नहीं होंगे, तो हम लोग कैसे खेलेंगे? तो आपका फ्यूचर जो है वो ओलंपिक 2020 के पे आपने आई लगाई हुई है, तो ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट करना है पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी कामयाबियां लेकर आनी है, इंशाल्लाह। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राबिया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि वेट लिफ्टिंग के हवाले से, वेट लिफ्टिंग जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं टफ फील्ड है, इसमें देखा जाए रेसलिंग से तो मिलती जुलती है लेकिन काफ़ी टफ है। तो वेट लिफ्टिंग के लिए बड़ा एक अजीब सा महसूस होता होगा कि लड़कियां वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान में, तो इसके लिए क्या कहती हैं आप, क्या समझती हैं कि लड़कियों को आना चाहिए इस फील्ड में या नहीं आना चाहिए?
क्यों नहीं आना चाहिए? आई गेस लड़कियों को तो हर जगह लड़कों के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए और उनसे आगे निकलने की करनी चाहिए, बनिस्बत ये सोचना कि नहीं ये तो हम नहीं कर सकते, हमें इस चीज़ में पीछे रह जाना चाहिए। हर चीज़ में लड़कों से उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो डेफिनेटली वो अगर ये कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क में कि वेट लिफ्टर सिर्फ लड़के होते हैं, तो उनको ये स्टीरियोटाइप तोड़ना चाहिए और ज़्यादा लड़कियों को इसलिए इस वजह से इस स्पोर्ट को करना चाहिए। तो मुझे इवन आई गेस मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता है कि मैं वेट लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट कर रही हूँ जो हमारी सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है। अच्छा, पेरेंट्स में कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ? शहजाद साहब कह रहे हो कि नहीं जनाब इस स्पोर्ट्स में इनको जाना चाहिए, वालदा कह रही हो नहीं जी स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए, कभी इस तरह से हुआ कि फैमिली में दोनों ने आपको सपोर्ट किया? बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली मेरे स्पोर्ट के लिए, जैसे वेट लिफ्टिंग जैसा स्पोर्ट है, तो मामा मेरी ज्यादातर कह रही होती है कि ये तुमने कैसा स्पोर्ट चूज कर लिया, तुम भाग लो, तुम कुछ और कर लो, ये वेट लिफ्टिंग छोड़ दो। और दूसरी चीज, क्योंकि मैं अपने घर के अंदर ही ट्रेनिंग करती हूँ, डाइनिंग रूम में कर रही होती हूँ ट्रेनिंग, तो मैंने वहाँ पे टाइल्स बहुत ज्यादा तोड़ दी है, तो फिर मामा को उससे भी बहुत मसला आता है कि तुमने तो घर का ही बेड़ागर कर दिया। और रेसलिंग के हवाले से अगर आप रेसलिंग में जाती तो आपको पता है चेहरा वगैरह खराब होता है, इस लिहाज से तो पेरेंट्स और लड़कियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इस नाते तो बड़ा प्रॉब्लम आता होगा अगर रेसलिंग में चल जाती। रेसलिंग मैंने अभी तक सिर्फ घर में की थी पापा के साथ, तो पापा तो बहुत ज्यादा जो भी स्पोर्ट कर लो पापा आप अप्रिशिएट ही करते, सपोर्ट कर होता है। तो जब हम घर में करते थे तो बेड को रिंग बना लेते थे, तो मामा ये कहती थी ये बेड टूट जाएगा, इसको छोड़ दो। बट लेकिन ये आपके फादर को मैं ये कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जो से कि बहुत ही आला ये आपकी ट्रेनिंग है, आपकी ग्रूमिंग है, पाकिस्तान के लिए इन्होंने नाम रोशन किया है। और मैं समझता हूं कि शहजाद साहब इस तरह तमाम पेरेंट्स को सोचना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट है, उस टैलेंट को सही मानों में यूटिलाइज करना है और उस टैलेंट के जरिए हम पाकिस्तान को बेहतरीन स्किल्स दे सकते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं हो, आप देख सकते हैं कि माहूर की सूरत में, राबिया की सूरत में हमारे पास 2 टैलेंटेड बच्चियां बैठी हुई हैं। इसके अलावा ऐसी कई बच्चियां हैं जिन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं, अगर उनको मौके मिलते गए तो जरूर वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे अपनी तमाम जो चाहने वालों को या वो लोग जो कि आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम, वो बैडमिंटन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो प्लेयर्स हैं उनको चाहिए वो अपनी ट्रेनिंग में कंसिस्टेंट रहें और रेगुलर रहें, क्योंकि जितना वो रेगुलर खेलेंगे तो उतने ही ज़्यादा वो इम्प्रूव करेंगे। अगर आप छुट्टियाँ करेंगे या सेशंस ऑफ कर लेंगे तो फिर आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। ताबिया, आपका कोई पैगाम? मेरा यही पैगाम है कि वेट लिफ्टिंग को मुश्किल ना समझें। वेट लिफ्टिंग एक मज़े का स्पोर्ट है, आप इसमें बस दिल लगाएं एंड आप इसमें इम्प्रूवमेंट्स करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जब आप शुरू करते हो तो आप बहुत कम वेट से शुरू करते हो एंड इवेंचुअली फिर आपका जो ज़्यादा है आप लोड करते जाओगे, जितनी आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो इट्स नॉट लाइक आप आए और आप एकदम से 100 kg उठा लो, तो आप ग्रेजुअली इवेंचुअली इम्प्रूव करते हो। सो इट इज़ नॉट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यू जस्ट नीड जस्ट आपको फोकस रहना है एंड आपको एक अपना गोल सेट करना है स्पोर्ट्स के अंदर। मैं बावजूद इख्तियार से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें। पाकिस्तान में स्किल्स हैं, टैलेंट हैं, बराए मेहरबानी अपनी तमाम कोशिशों से, काविशों से इस टैलेंट को जो है वो मौका फराम कीजिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम अगले प्रोग्राम में आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इन टैलेंटेड बच्चियों, लड़कों, खिलाड़ियों और तमाम लोगों के लिए हमेशा फाइनल काउंटडाउन आपके लिए बात करेगा। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू और मेट्रो न्यूज के तमाम शायकीन का और नाज़रीन का शुक्रिया। थैंक यू।